गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं सतीश चंद्रा की। बच्चों, आज जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे वो आपकी स्क्रीन पे है। पैराग्राफ फर्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, कैवलरी। देर नहीं करते हैं बच्चों, एक एक लाइन समझते हैं। बच्चों, आप ये समझो कि हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, राजा रानी की जैसे कहानी होती है। कहानी की तौर पे इसको आराम से समझिए, पढ़िए, इसको याद करने की कोशिश, रटने की कोशिश मत करिए। बस चीज़ों को जानिए कि बस ऐसा हुआ था या ऐसा होता था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Cavalry warfare became the principal mode of warfare on account of two inventions, which, though much older, began to be used on a large scale during this period. The first was iron stirrup. The iron stirrup made it possible for a heavily armored person to sit firmly on a horse without falling off. बच्चों, इस समय घुड़सवार सैनिकों का बोलबाला हो गया। यानी युद्ध में घोड़ों का इस्तेमाल रथ के अलावा, घोड़ा गाड़ी के अलावा स्वतंत्र रूप से घोड़े की पीठ पर बैठकर हथियारों से लैस होकर युद्ध करना इस समय काफ़ी प्रचलन में आ गया। और उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि जो घोड़े की पीठ पर जो क्या बोलते हैं उसको, यार मुझे हिंदी के लिए एक शब्द नहीं आ रहा है, स्टिरअप, जो पीठ पे, घोड़े की पीठ पे जो एक रखा जाता है जिस पे कि सवार बैठता है, तो वो लोहे का उसमें उपयोग होने का, लोहे से बना हुआ जो वो होता है बैठने के लिए, उसका उपयोग होने लगा। और ये जो व्यवस्था थी ये काफ़ी बढ़िया थी। इससे जो है जो घुड़सवार सैनिक होता था, जो ऑलरेडी वेल इक्विप्ड होता था कई तरह के भारी हथियारों से, तो वो आराम से बैठ सकता था, पहली बात। दूसरा, वो मजबूती के साथ बैठ सकता था। तेज दौड़ने में उसके गिरने की संभावना न के बराबर होती थी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज था। इसके कारण जो है घुड़सवार सैनिकों का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा युद्ध में। It also made possible a cavalry charge with lances held tightly to the body without the rider being thrown off by the shock of the impact. और मतलब इस तरह की व्यवस्था होने लगी कि जो घोड़े पर जो साज सज्जा की जाती है ताकि जो उस पर सवार है वो झटके के कारण नीचे न गिरे, है ना, इसकी बहुत अच्छी से व्यवस्था होती थी। और वो अपने शरीर को घोड़े के शरीर से पूरा अच्छे से चिपकाए रहता था ताकि वो गिरे ना, क्योंकि दौड़ना, बहुत तेज़ी से दौड़ना होता था। और न सिर्फ दौड़ना होता था बल्कि हथियारों का भी प्रयोग करना होता था। द अर्लियर डिवाइस वॉज आइदर अ वुडन स्ट्रिप और अ पीस ऑफ रोप विच ओनली प्रोवाइडेड अ टो होल्ड। पहले क्या होता था कि लकड़ी का प्रयोग होता था, इस तरह का जो घोड़े की पीठ पे बैठने के लिए जो यूज़ किया जाता है, या रस्सियों का सहारा लिया जाता था, ठीक है, जो सिर्फ बहुत मतलब कामयाब नहीं होती थी। और घुड़सवार जो है उसको हमेशा खतरा बना रहता था नीचे गिरने का। Another invention was a new type of harness which enabled a horse to draw twice the amount of load it pulled earlier. इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे नए तरह के हार्नेस का आविष्कार
जिससे कि घोड़े के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वजन बड़ी आसानी से रखा जा सके और घोड़ा उसको बहुत आसानी से खींच सके। It is believed that both these inventions came to Europe from the east, possibly from East Asia. They spread in India from the 10th century onward. और ऐसा विश्वास है कि यूरोप में ये जो भी नई चीज़ें आई, जो नए आविष्कार हुए, वो वास्तव में यूरोप का जनक मतलब यूरोप में इनका आविष्कार नहीं होता, बल्कि ये ईस्ट पूर्वी देशों से, है ना, पूर्वी एशियाई देशों से ये व्यवस्था आई। भारत में 10वीं शताब्दी के आसपास इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ। Thus many factors, political, economic and military, were responsible for the growth of feudalism in Europe. Even when stronger governments emerged after the 11th century, the tradition had become too strong for the king to reduce easily the power of the feudal chiefs. इस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसके बढ़ने का, उसके फलने फूलने का राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य कई तरह के कारण थे। ठीक है। 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में मजबूत और ताकतवर सरकारें आईं, है ना, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं बच्चों कि राजा की ताकतवर सत्ता भी इन सामंतों की शक्तियों को आसानी से कमज़ोर नहीं कर सका, राजा भी, क्योंकि सामंतों की जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी थीं। Apart from the system of feudalism, the pattern of life in Europe during what is called the medieval period was also shaped by the Christian Church. सामंतवादी व्यवस्था के अलावा यूरोप में जो जीवन जीने की प्रकृति थी, जो वहाँ का समाज था, मध्ययुगीन समाज, बहुत हद तक उसको चर्च, जो कि ईसाइयों का पूजा स्थल होता है, चर्च ने भी आकार दिया वहाँ के समाज को, वहाँ के जीवन को। वी हैव ऑलरेडी, यानी कहने का मतलब ये कि जो चर्च, जो पूजा स्थल होता है या जो धार्मिक स्थल होता है ईसाइयों का, क्रिश्चियन चर्च, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ के समाज पर था और बहुत गहरा प्रभाव था। We have already referred to the role of the Greek Orthodox Church in the Byzantine Empire and in Russia. In the absence of a powerful empire in the West, the Catholic Church took on some of the functions of the government as well. बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बाइजेंटीन साम्राज्य में और रशिया में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कट्टर, धर्मांध, है ना, जो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ माने, बहुत ही कट्टर परंपरावादी जो होते हैं बच्चों। तो इस तरह के जो चर्च का जो प्रभाव था वो बाइजेंटीन साम्राज्य और रसिया पर था, पहले से ही था। और कभी कभी क्या होता था, जब कोई साम्राज्य शक्तिशाली नहीं होता था या ऐसे इलाके, खासतौर से पश्चिमी यूरोप में, जहाँ पर कि शक्तिशाली साम्राज्य का अभाव था, वहाँ पर कैथोलिक चर्च सरकार के कुछ कार्य करते थे। कहने का मतलब इन चर्चों की राजनैतिक भूमिका भी बहुत ज़्यादा थी, राजनीति में भी ये चर्च इंटरेस्ट लेते थे। देखो, चर्च हो गया, मंदिर हो गया,
ये सब बच्चों आध्यात्म से जुड़े चीज़ें होती हैं, धर्म से जुड़ी चीज़ें होती हैं। राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं होता। पर उस समय यूरोप में चर्च जो हैं राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करते थे। ठीक है, आप फ्रांस की क्रांति को पढ़िए, फ्रांस की क्रांति के समय के समाज को पढ़िए, आप पाएंगे बच्चों की चर्च तो टैक्स भी वसूलते थे राजाओं की तरफ। चर्चों के पास बहुत ज़मीनें होती थीं और उनके बनाए हुए नियमों का विरोध कोई नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि राजा राज सत्ता भी चर्च के अधीन होती थी, है ना। तो सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं कभी कभी वो चर्च करते थे। द पोप हु वॉज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च बिकेम नॉट ओनली अ रिलीजियस हेड बट ऑल्सो अ फिगर हु एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल अथॉरिटी। पोप, जिसको कि ईसाइयों का कैथोलिक चर्च का जो है हेड माना जाता था, धर्मगुरु माना जाता था, सर्वोच्च धर्मगुरु जिसको बोलते हैं, वो न सिर्फ एक धार्मिक मुखिया होता था बल्कि वो बहुत तरह की राजनैतिक जो गतिविधियां हैं उसको भी वो डील करता था। इसके अलावा जो एक नैतिक अधिकारिणी होती है, यानी नैतिकता का जो एक क्या कह लें उसको, मतलब नैतिकता का जो मानदंड होता है उसको तय करने वाला भी पोप ही होता था। यानी कि कौन सी चीज़ समाज में नैतिक है, कौन सी चीज़ें अनैतिक हैं, कौन सी चीज़ सही है, कौन गलत है, इसको तय करने वाला भी पोप होता था। इन यूरोप एज इन वेस्ट एशिया and in India, the medieval age was an age of religion, and those who spoke on behalf of religion exercised a great deal of power and influence. बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। यूरोप में जैसा कि पश्चिमी एशिया में और भारत में था, मध्य युगीन जो काल था इतिहास का, गलत नहीं होगा कि हम उसे धर्म का समय कह सकते हैं, धर्म काल, जिसमें धर्म जो है, पंथ, समुदाय, धर्म, ये सर्वोच्च शिखर पे था। और जो भी धर्म की बात करता था या धर्म से जुड़े मामलों से सीधे सीधे जुड़ा होता था, कहने का मतलब कोई धर्म गुरु या इस तरह का कोई व्यक्ति होता था बच्चों, वो उसके पास कई तरह की शक्तियां होती थी और वो बहुत ही प्रभावी होता था। आप चाहे देख लीजिए, आप चाहे यूरोप की बात कर लीजिए उस समय, चाहे पश्चिम एशिया में आप इस्लाम धर्म को देख लीजिए, भारत में देख लीजिए हिंदू धर्म वगैरह को, धर्म से जुड़े हुए जो भी लोग होते थे उनका राजनीति पे बहुत गहरा प्रभाव होता था, है ना। With the help of grants of land from the princes and feudal chiefs and donations from rich merchants, many monastic orders and monasteries were set up. जो सामंत होते थे, राजा होते थे, बड़े राजा, छोटे राजा, ये बहुत खुले हाथ से दान देते थे। अमीर व्यापारी, है ना, डोनेशन देते थे, दान देते थे, जमीनें दे देते थे दान में। किनको देते थे बच्चों? मठों को। मठ, मोनेस्टिक ऑर्डर, मोनेस्ट्रीज, है ना। मठ क्या होता है? जहाँ साधु संत, है ना, धर्मगुरु जहाँ रहते हैं या अपने धार्मिक प्रवचन मतलब या धर्म शिक्षा देते हैं, उनको मठ कहा जाता है। तो इन मठों को खुले हाथ से
ये सामंत राजा व्यापारी जो हैं जमीन धन वगैरह हर तरह से सहायता करते थे, और इसके कारण बहुत सारे मठों की स्थापना हुई। Some of these orders, such as that of the Franciscans, served the needy and the poor, और इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं चर्च में, ईसाइयों में, जैसे फ्रांसिस्कन वगैरह हो गए, इन लोगों ने ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता भी की, है ना। मैनी मोनेस्ट्रीज गेव मेडिकल हेल्प और शेल्टर टू द ट्रैवलर्स। इसके अलावा बहुत सारे जो मठ होते थे वो यात्रियों को जो है औषधि, दवाई, इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करते थे, है ना। या इसके अलावा जो यात्री होते थे उनको शरण देते थे सराय के तौर पे, ठीक है, उनकी सहायता करते थे। दे ऑल्सो सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। इसके अलावा शिक्षा का भी मुख्य केंद्र ये मठ हुआ करते थे, चर्च हुआ करते थे, जहाँ पढ़ाई लिखाई वगैरह होती थी। इन दिस वे द कैथोलिक चर्च प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। इस तरह से जो कैथोलिक चर्च हुआ करते थे वो यूरोप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक जीवन को बढ़ावा दे रहे थे। एक नई तरह की, मतलब नई नहीं कहेंगे, कहें कि जो एक जो सांस्कृतिक पहचान यूरोप की थी उसमें चर्च भी एक बहुत बड़ा प्रभावकारी कारण थे। चर्चों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और फिर कल हम लोग जो है हाउएवर जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।